नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ। और अब इस समय देश दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कर देते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की और खबर बताते हैं। एक तरफ पेट्रोल डीजल की महंगाई ने गाड़ियों की रफ्तार को धीमा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ फरवरी की शुरुआत से लेकर अंत तक रसोई गैस की कीमतों में भी बेतहाशा बढ़ी हुई है। इसके अलावा दाल और तेल के भाव भी आसमान छू रहे हैं। प्याज भी महंगाई के आंसू रुलाने को तैयार है। महंगाई की मार से जनता परेशान है। आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में महंगाई ने लोगों के बजट पर असर डालना शुरू कर दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। महंगाई के कारण रोजमर्रा उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बढ़ते भाव ने आम जनमानस को परेशानी में डाल दिया है। रसोई गैस की कीमतों में लगी आग से निम्न मध्य वर्गीय परिवारों के घर का बजट बुरी तरह से झुलस कर रह गया है। बढ़ती हुई महंगाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फरवरी में 3 किस्तों में घरेलू गैस सिलेंडर पर 100 रुपए बढ़ चुके हैं और जनवरी में जो गैस सिलेंडर 742 रुपए का था वो अब 842 रुपए का हो गया है। रसोई गैस की कीमत बढ़ने से उपभोक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दामों में आग लगी हुई है। जहां पेट्रोल के दाम लगभग 100% से पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं डीजल भी 80 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा के भाव पर बिक रहा है। वहीं आलू और प्याज के दाम आम लोगों की पहुंच से दूर हो रहे हैं। महंगाई का शोर चीख पुकार में बदलने लगा है। पता नहीं किस दिन जनता महंगाई के भूत से लड़ने के लिए अराजकता का रास्ता अपना ले। लेकिन इन सब से बेफिक्र केंद्र की भाजपा सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। विपक्षी भी विरोधी के नाम पर बस सरकार की खिल्ली उड़ाने में लगे हुए हैं और सियासी रोटियां सेक रहे हैं। बेबस सरकार के प्रधानमंत्री मोदी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने की जितने गुना कोशिश भी करते हैं, उतने ही गुना महंगाई और बढ़ती जाती है। महंगाई का शोर अब पूरे देश में सुनाई देने लगा है। जनता अब बढ़ती महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतर रही है। वहीं विपक्षी नेता भी सरकार पर महंगाई को लेकर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। महंगाई और रोजमर्रा के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आम जनता को लूटने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लोगों से पूछा कि रोजमर्रा की चीजें खरीदने के दौरान आपको ये नहीं लगता कि सरकार आपको लूट रही है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा है, क्या कोई ऐसी जगह है जहां रोजमर्रा की जरूरत का सामान मिलता हो और वहां जाकर आपको ऐसा ना लगे कि सरकार आपको लूट रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में बढ़ती महंगाई का विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार सिर्फ जनता को दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही। उसकी नीतियों से महंगाई बढ़ती ही जा रही है और वो खुद भी आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर और अपनी इस करनी को देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी बताकर आम आदमी के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कीमतें पेट्रोलियम कंपनी तय करती हैं। डीजल पेट्रोल के दामों पर नियंत्रण अब हमारे हाथ में नहीं है। कोरोना के कारण उत्पादन में कटौती हुई थी। उत्पादनकारी देश तेल उत्पादन कम किए थे। उन दिनों में तेल उत्पादन कम करने का प्रमुख कारण था आवश्यकता नहीं थी, डिमांड नहीं थी। अभी जैसे 2021 की जनवरी फरवरी में डिमांड स्वाभाविक हो गया है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन नहीं हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ये एक प्रमुख कारण है। कोरोना की महामारी की विभीषिका के कारण अर्थनीति ठप हो गया था। लोगों को रोजगार दिलवाना, लोगों की स्वास्थ्य चिंता करना, विकास कामों में तेजी लाना, अर्थनीति को पटरी में लाना, इसीलिए सरकार की व्यय बढ़ी है। इसीलिए थोड़ा टैक्स के कारण लोगों को भी कष्ट है। लेकिन वित्त मंत्री जी ने कल अपील किया है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर कुछ रास्ता निकालनी पड़ेगी, जिसको लेकर विपक्षियों ने सरकार को घेरा था। हालांकि आम आदमी को महंगाई से राहत मिलती नहीं नजर आ रही। अनाज, दाल दलहन,
चीनी, फल, सब्जी, दूध इत्यादि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। फिलहाल अंदेशा यही है कि ये कीमतें और आगे भी बढ़ेंगी। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी जी, अर्थशास्त्री हैं। सर, आपका स्वागत है। लेकिन मेरा सवाल है आपसे कि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो 100 को पार करते हुए दिख रहे हैं, 100 के आंकड़े को पार करते हुए। इसका कारण क्या है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमको जोड़ने के लिए। मैं अभी पेट्रोल भरा करके मैं गाड़ी चला ही रहा हूं और इस समय 90 का रेट है आपके यूपी में। डीजल और पेट्रोल का जो दाम बढ़ा था कोरोना काल में, जब सरकार ने तर्क दिया था, जब पेट्रोल क्रूड ऑयल का दाम $18 पर बैरल आ गया था, तो सरकार ने ये तर्क दिया था कि हम जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है और इसलिए हम एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा करके उस जीएसटी कलेक्शन की भरपाई कर रहे हैं। कोरोना काल में हमें अन्य खर्चों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमें पैसा चाहिए, लेकिन सरकार के पास जो सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है कि अब जब रिकवरी, उसकी जीएसटी की कलेक्शन ठीक ठाक हो गया है, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है और अर्थव्यवस्था जब पॉजिटिव चल रही है, तो लोगों की नौकरियां जो कोरोना काल में गई थी, लोगों की इनकम घटी थी, उस पर एक दोहरी मार पड़ रही है। सबसे बड़ा डीजल और पेट्रोल और गैस के दामों में बढ़ने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दाम बढ़ रहे हैं, वो तो स्वाभाविक थे, क्योंकि वो घट करके $18 पर आए थे, अभी $64 पर हुए हैं। 2014 की बात करिए ना, जब $160 पर बैरल हुआ करता था, तब तो डीजल और पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा नहीं थे। आप 2008-9 की बात कर लीजिए, प्रोफेसर साहब जी, $147 पर बैरल हुआ करता था। भूपेंद्र जी, आप धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री के बयानों को किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्कुल एक तरह से संवेदनहीनता है। संवेदनहीनता बिल्कुल इस तरह से हम कहेंगे, अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से देखिए बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के और एक अर्थशास्त्री की दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो भी ये गलत है। कारण ये है कि जब लोगों की एक तरफ नौकरियां गई हैं, बेरोजगारी चरम पर है और लोगों की इनकम डाउन है, तब अब जब अर्थव्यवस्था में तेल की दाम बढ़ेंगे तो इससे इन्फ्लेशन आएगा और इन्फ्लेशन का असर ये होगा कि लोगों की परचेजिंग पावर घटेगी, लोगों की अर्थव्यवस्था में डिमांड घटेगी और ये डिमांड अल्टीमेटली फिर जाकर के आपकी जीएसटी कलेक्शन को हिट करने जा रही है। तो क्या करेंगे? फिर जीएसटी कलेक्शन को ठीक करने के लिए फिर दाम बढ़ा देंगे। मतलब ये कोई तर्क नहीं होता है जी, उनका। तो मतलब कोई तर्क जो वो तर्क दे रहे हैं वो आर्थिक दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है भूपेंद्र तिवारी जी, कोई एकदम नया राजनीतिक व्यक्ति आया हुआ है और उसने कोई नया एकदम बिल्कुल नौसिखिया है और वो अपना एक तर्क पेश कर रहा है। हाँ ठीक है भूपेंद्र तिवारी जी, आप अर्थशास्त्री हैं और आपको आंकड़ों का पूरा ख्याल रहता है, तो क्या लग रहा है कि कब तक इस महंगाई से निजात मिल सकता है? देखिए, जब तक सरकार क्या कर रही है, एक दुधारू गाय है और दुधारू गाय से दूर रही है। जब तक सरकार अपने एक्साइज में कंट्रोल नहीं करेगी, एक्साइज ड्यूटी को घटा करके, कोरोना काल में अकेले मैं बता रहा हूं आपको, कोरोना काल में ₹13.90 एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी। सिर्फ कोरोना काल की बात मैं कर रहा हूं। अगर वही उतना 1 लीटर पेट्रोल पर आपको बता दें ₹34 की एक्साइज ड्यूटी आज की डेट में लग रही है और ₹18 की जीएसटी लगती है, सॉरी वैट लगता है। वैट लगाती है राज्य सरकार और एक्साइज ड्यूटी लगाती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कह रही है कि हम अपने जीएसटी कलेक्शन को क्यों, अपने रेवेन्यू कलेक्शन को क्यों हिट करें, राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दे रही है। राज्य सरकार सोच रही है कि अगर हमने वैट को कम कर दिया तो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाएगा, तो वो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है, इसके ऊपर छोड़ रहे हैं। तो एक दूसरे को गेंद कभी केंद्र हिट करता है राज्य के पाले में, कभी राज्य हिट करता है केंद्र के पाले में। लेकिन ये दोनों का दायित्व है कि अपने नागरिकों को ध्यान रखते हुए, उनकी समस्याओं का ध्यान में रखते हुए, राज्य का दायित्व है कि वो जो कोरोना काल में ₹4 वैट बढ़ाए थे उसको घटाएं और केंद्र सरकार अगर सिर्फ कोरोना काल में ₹14 का जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था उसी को घटा दे। हम कह रहे हैं ₹14 का एक्साइज ड्यूटी घटते ही आप सोचिए कितने पे आ जाएगा, खुद कैलकुलेट कर लीजिए, 90 से घट करके कितने पे आ जाएगा? 76 पर। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ज्यादा जानकारी के साथ भूपेंद्र तिवारी जुड़े थे, जिन्होंने बताया
जानकारी दिया कि इस समय जीएसटी की वजह से जीएसटी बढ़ाने को लेकर के पैंडेमिक के बाद का जो माहौल था उस पर जीएसटी बढ़ा रही है केंद्र सरकार। इन्हीं सभी चीजों की मंत्रणा के बाद इस तरीके से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों के दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। खिलौनों और खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने धर्म ग्रंथ के अलग अलग खेतों के बारे में बताया है और क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट से। देसी खिलौनों को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित कार्यक्रम भारत खिलौना मेला 2021 का पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। ये वर्चुअल मेला 4 दिन तक चलेगा। पीएम मोदी का कहना है कि ये पहला खिलौना मेला एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है। ये कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की एक कड़ी है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सभी से बात करके ये पता चलता है कि हमारे देश के खिलौना उद्योग में कितनी बड़ी ताकत छुपी है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। आगे पीएम मोदी ने धर्म ग्रंथ के अलग अलग खेलों का वर्णन करते हुए कहा कि आज जो शतरंज दुनिया में इतना लोकप्रिय है वो पहले चतुरंग या चादुरंगा के रूप में भारत में खेला जाता था। आधुनिक लूडो तब पच्चीसी के रूप में खेला जाता था। हमारे धर्म ग्रंथों में भी बाल राम के लिए अलग अलग कितने ही खिलौनों का वर्णन मिलता है। ज्यादातर भारतीय खिलौने प्राकृतिक और इको फ्रेंडली चीजों से बनते हैं। उनमें इस्तेमाल होने वाले रंग भी प्राकृतिक और सुरक्षित होते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता की पंक्ति दोहराई। उन्होंने कहा, एक खिलौना बच्चों को खुशियाँ की अनंत दुनिया में ले जाता है। खिलौना का एक एक रंग बच्चे के जीवन में कितने ही रंग बिखेरता है। भारत खिलौना मेला 2021 का आयोजन प्रधानमंत्री के इस विजन के अनुरूप किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य सतत लीकेज बनाने और उद्योग के समग्र विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर खरीदारों, विक्रेताओं, छात्रों, शिक्षकों, डिजाइनरों आदि सहित सभी हितधारकों को लाना है। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के साथ ही हर किसी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिक गई हैं। माना जा रहा है कि इस बार यहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई है, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट इस जंग में पीछे दिख रही है। वैसे तो बंगाल की लगभग हर सीट पर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि जीत और हार का असली फैसला दक्षिण बंगाल में हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। सत्तारूढ़ टीएमसी लगातार रैलियां कर 10 साल की उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं बीजेपी मोदी सरकार के कामकाज के बदौलत राज्य की सत्ता का पहली बार स्वाद लेने को बेकरार है। बीजेपी पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में अपनी सफलता से उत्साहित है और अब 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के लिए धुआंधार प्रचार में जुटी है। इसी बीच कल पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा हो गई है। यहां पर 8 फेज में चुनाव होगा। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी। 1 अप्रैल को दूसरे फेज का मतदान और 6 अप्रैल को तीसरे फेज का मतदान होना है। तो वहीं 10 अप्रैल को चौथे फेज का मतदान और 17 अप्रैल को 5वें फेज का मतदान होना है। 22 अप्रैल को छठे फेज का मतदान, 26 अप्रैल को 7वें फेज का मतदान, तो वहीं 29 अप्रैल को आखिरी 8वें फेज का मतदान होगा। विधानसभा की 294 में से 218 सीटें इसी इलाके में हैं।
कई क्षेत्रों में मुस्लिम और हिंदी बोलने वाले हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ बंगाल के मिडिल क्लास के लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं। बीजेपी की इन इलाकों के वोटरों पर खास नजर है। पिछले 4 महीनों के दौरान बंगाल की राजनीतिक तस्वीर तेजी से बदली है। ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के 3 मंत्री और 14 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है, जबकि कई मंत्री अब भी पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। जिन मंत्रियों ने पार्टी छोड़ी है, उनमें सबसे बड़ा नाम परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी है। इसके अलावा राजीव बनर्जी, सोवन चटर्जी, सब्यसाची दत्ता और सुनील मंडल जैसे बड़े नाम हैं। पार्टी में बड़े तोड़फोड़ के बावजूद टीएमसी को उम्मीद है कि जब तक ममता बनर्जी हैं, तब तक उनके वोटरों को उनसे कोई छीन नहीं सकता। साल 2011 से बंगाल की कमान ममता के हाथों में है। पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ममता वोटरों के सीधे संपर्क में है। इस बीच ममता ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगी। इस बार वो दक्षिण कोलकाता में भवानीपुर के अलावा नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि नंदीग्राम, हुगली और सिंगरूर का बंगाल की राजनीति में बेहद खास स्थान है। साल 2011 में ममता ने इन्हीं इलाकों में आंदोलन के बाद 34 साल बाद लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका था। तो वहीं बंगाल को जीतने के लिए हाल के दिनों में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे तो बीजेपी ने यहां अब तक किसी सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पार्टी के कई नेता बंगाल का लगातार दौरा कर रहे हैं। नेताओं की इस फौज में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए दिलीप घोष, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो जैसे स्थानीय नेता हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय वहां लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। पिछले 6 महीने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हर किसी ने बंगाल का लगातार दौरा किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बंगाल में किसकी ताजपोशी होगी और किसके हाथ में पश्चिम बंगाल का कमान होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के ऊपर इन दिनों काफी खतरा मंडरा रहा है। बीते दिनों अंबानी के घर अटालिया के बाहर एक संदिग्ध कार मिली जिसमें विस्फोटक रखा था। इसके जरिए पूरे अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। अब इस पूरी घटना के बाद अंबानी के घर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश के सबसे नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोला शील शुक्ला आपके साथ और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। अंबानी परिवार के घर के बाहर विस्फोटक से भरी एक लावारिस स्कॉर्पियो मिली। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। संदिग्ध स्कॉर्पियो कार में 20 जिलेटिन छड़ें मिली थी। इसके अलावा गाड़ी में मुंबई इंडियंस के लोगो वाली बैग में एक चिट्ठी मिली है। इसमें लिखा है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, नीता भाभी, मुकेश भैया, अगली बार सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। अंबानी के घर के बाहर से संदिग्ध गाड़ी मिलने के बाद से पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई। काफी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने बताया कि अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी की गई थी वो मुंबई के विक्रोली इलाके से कुछ दिन पहले चुराई गई थी। गाड़ी का नंबर क्षतिग्रस्त था।
इस पूरी घटना में मुंबई पुलिस का कहना है कि जिस शख्स ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार खड़ी की थी उसे सीसीटीवी फुटेज में देख लिया गया है। हालांकि उस व्यक्ति ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, इस वजह से उसकी पहचान ही नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि हर उस जगह से सीसीटीवी फुटेज जुटा ली गई है जहां जहां से ये कार गुजरी होगी। पुलिस का ये भी कहना है कि कार से जो जिलेटिन मिला है वो सैन्य ग्रेड जिलेटिन नहीं है। पुलिस ने ये भी बताया कि कार छोड़ने वाला व्यक्ति अंबानी परिवार पर लंबे समय से नजर रखे हुए था। इसके अलावा जिस कंपनी की जिलेटिन की छड़ें गाड़ी में मिली हैं वो नागपुर की कंपनी है। पुलिस की एक टीम नागपुर जाकर जांच कर रही है। वहीं इस घटना के बाद से मुकेश अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा तगड़ा कर दिया गया है। इसी के साथ हमने आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर से रूबरू करवाया। तो अब इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत